ये ग्रुप 2 का जो टॉपिक मिला था आय का चक्रीय प्रभाव, अंतर एवं बाह्य क्षेपण। इसमें जो अपेक्षित सीखने के प्रतिफल हैं, छात्र जो है अंतर क्षेपण को भली भांति समझते हैं, छात्र जो है बाह्य क्षेपण को भी अच्छी प्रकार से समझते हैं, छात्र आय और व्यय और बचत की अवधारणा को सही ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। छात्र ये भली बात जानते हैं कि एक संतुलित अर्थव्यवस्था में अंतः क्षेपण बराबर बाह्य क्षेपण होता है। संपूर्ण ज्ञान है तो छात्र जो है चक्रीय प्रवाह के बारे में जानते हैं और छात्र समष्टि अर्थशास्त्र को भली प्रकार से समझते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है इसको भी अच्छी तरह से जानते हैं। छात्रों के द्वारा जो है कक्षा में की जाने वाली कुछ त्रुटियां हैं। छात्र जो है अंतर क्षेपण एवं बाह्य क्षेपण की अवधारणा को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं और दूसरा छात्र जो है संतुलित अर्थव्यवस्था को समझने में गलती करते हैं। तो इन्हीं पर जो है छात्रों को किस तरह से किन विधियों से हम समझा सकते हैं, उदाहरण विधि से हम समझा सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी जिसको बोलते हैं, स्लाइड बनाकर के हम प्रोजेक्ट के माध्यम से विधि चार्ट के द्वारा समझा सकते हैं और व्याख्यान विधि के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो मैं इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में जो है व्याख्यान विधि क्या है वो कहाँ गलती करते हैं, हम चक्रीय प्रवाह लिखते हैं, वो प्रवाह की जगह प्रभाव वो लिख देते हैं। अब प्रभाव अलग हो गया, प्रवाह अलग हो गया, बिल्कुल अलग है दोनों चीजें। तो एक बार हम पहले बता दें कि भाई देखिए दो चीजें हैं, दो टर्म्स हैं यहाँ पर। इस चैप्टर में जितने भी हैं वो टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम हिंदी में कला संबंधी शब्द बोलते हैं। और अगर ये टर्म बच्चे के समझ में आ गए तो ये सब लोग 50% वो समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। चक्रीय, पहले बोलो चक्र क्या है, बच्चे के समझ में आएगा चक्र मानी गोला, प्रवाह मानी फ्लो, एक गोले के में घूमना। बच्चों को हम गोले में घुमा भी सकते हैं, बोले कि ये है चक्रीय प्रवाह, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ। तो सबसे पहले हम बता देंगे भाई अर्थव्यवस्था में क्या है। पहला है उत्पादन। उत्पादन से घूमे आय, आय से घूमे व्यय और व्यय से घूमे उत्पादन। तो इस तरह से गोला बन गया। अब उसके अंदर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, यार सर ये बताइए ये उत्पादन आय और ये कैसे क्या होता है। फिर उसको हम इजीली वे में समझा सकते हैं कि भाई उत्पादन का मतलब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा तो आय, निश्चित तौर पर आय मतलब हम कहीं किसी कंपनी में काम करें, किसी फर्म में काम करें, उसके बाद आय जो है हमें जो आय प्राप्त होगी हम उसको अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, व्यय। और जब व्यय होगा फिर काम उत्पादन होगा। अगर आय का हम व्यय नहीं करते हैं तो उत्पादन संभव नहीं है। मान लो जब हम अपनी आय को बचा के रखेंगे तो उत्पादन जो है वो बंद कर देगा उत्पादन करना। तो एक चक्र, एक फ्लो होता है। हम काम करते हैं, हमारे घर में पैसा आता है, हम उसको डेली जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको खरीदते हैं और फिर जो है उस चीज का फिर दोबारा से। तो इस तरह से जो ये आय का चक्रीय प्रभाव है। अब इसमें दो चीजें आ गई, अंतः क्षेपण और बाह्य क्षेपण। अंतः का मतलब अंदर और बाह्य का मतलब बाहर। अब इसको और क्लियर करने के लिए जो है इसको अंतः क्षेपण बाह्य क्षेपण, एक बार अंग्रेजी में अंतः क्षेपण लीकेज, जिसको हम बोलेंगे अंतः क्षेपण मानी इंजेक्शन ऑफ इनकम, और बाह्य क्षेपण होता है लीकेज ऑफ इनकम, लीकेज। अब उसको हम स्टॉक और प्रवाह की, स्टॉक क्या है, स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक है, एक सिंपल उदाहरण देते हैं, हमारे छत पे एक 500 लीटर का वाटर का टैंक भरा हुआ है, स्टॉक हो गया। हमने जाकर के जो है नीचे किचन में या बाथरूम में नल खोल दिया, वो पानी वहां से आ गया नीचे, वो प्रवाह हो गया। तो अर्थव्यवस्था में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक और प्रवाह। अब इसी से अंतः क्षेपण और बाह्य क्षेपण। अंतः क्षेपण का मतलब है कि जो आय
अंतःक्षेपण का मतलब आय में होने वाली वृद्धि, और बाह्य क्षेपण का मतलब है आय का वो भाग जो बचाकर रख दिया जाता है। अंतःक्षेपण जिसको हमने बोला इंजेक्शन ऑफ इनकम। तो अंतःक्षेपण का मतलब है कि इस जो चक्रीय प्रवाह है उसमें जो है बाहर से कुछ पैसा आ रहा है और वो इस प्रवाह में जा रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर। अब बाहर से जो है कहाँ से आएगा, जैसे निर्यात, हमने किसी वस्तु का निर्यात कर दिया तो विदेशों से पैसा आएगा तो अपनी अर्थव्यवस्था में जाएगा। या फिर जो है सरकारी व्यय है, सरकार ने जो है कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया और उसमें जो करोड़ों रुपया खर्चा हुआ वो पैसा सरकार से निकल कर जो है और फ्लो में आ गया, अर्थव्यवस्था के फ्लो में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं विनियोग, इन्वेस्टमेंट। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा कहाँ जाता है, वो सीधा अर्थव्यवस्था में जाता है और उससे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। अब यहाँ पर दूसरा जो टर्म है वो है बाह्य क्षेपण, लीकेज ऑफ इनकम। इसको रिसाव भी बोलते हैं। ये वो धन है जो आय के चक्रीय प्रभाव से बाहर निकल रहा है और फिर वापस जो है उस चक्र में नहीं जा रहा है। जैसे बचत, जो बचत का पैसा है वो एक जगह स्टोर हो गया, और वो बचत चाहे हमने उसको बैंक में रखा या चाहे हमने अपने घर में वो पैसे संभाल के रखा, वो जो है फिलहाल आय के चक्रीय प्रभाव से बाहर हो गया। तो इससे क्या होता है, अगर ज्यादा रिसाव होगा उसे जो है अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल जो है डगमगा जाएगी। हाँ जी, घरेलू और उत्पादक क्षेत्र है, उनमें रिसाव होगा बचत। यानी अगर हमने बचत कर दी तो पैसा जो है अर्थव्यवस्था से बाहर निकल गया। और अंतःक्षेपण होगा निवेश, अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पैसा जो है फिर वापस अर्थव्यवस्था में चले गया। नेक्स्ट है तीन क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें घरेलू क्षेत्र है, दूसरा उत्पादक है और तीसरा सरकारी क्षेत्र है। इसमें बाह्य क्षेपण या रिसाव, इसमें बचत और कर। बचत है वो कहाँ चली गई, इंडिविजुअल के पास, और टैक्स का पैसा किसने रख दिया, गवर्नमेंट ने अपने पास रख दिया, तो वो पैसा जो है अर्थव्यवस्था से बाहर निकल गया। जो तीन क्षेत्र अर्थव्यवस्था है। और जो चार क्षेत्र अर्थव्यवस्था है उसमें जो है घरेलू है, उत्पादक है, सरकारी और विदेशी। तो इसमें भी अलग रिसाव होता है। जो बाह्य क्षेपण है इसमें बचत तीनों में है, टैक्स और आयात। यदि हम आयात करते हैं तो पैसा कहाँ जाता है, बाहर चले जाता है, और वो पैसा जो हमारे अर्थव्यवस्था से निकल जाता है। और जो अंतःक्षेपण है उसमें निवेश है और सरकारी व्यय है और निर्यात है। निर्यात, बाहर हम निर्यात करते वस्तु तो बाहर से पैसा आएगा बहुत सारा, और पैसा हमारे अर्थव्यवस्था में चले जाएगा। तो ये दो चीजें हैं। बाह्य क्षेपण के कोई दो उदाहरण दीजिए और अंतःक्षेपण के कोई दो उदाहरण दीजिए। उसके बाद और भी इसमें समूह विभाजन विधि से भी हम या प्रश्नोत्तर विधि से भी पढ़ा सकते हैं। और इस टेक्स्ट बुक 12th की है, समष्टि अर्थशास्त्र, उसके NCERT के सिलेबस में बेस्ड है। SBPD की बुक रिटन बाय अनुपम अग्रवाल। ये छोटा सा दो टर्म थे जो हमें मिले थे, अंतःक्षेपण और बाह्य क्षेपण। इन दोनों में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं जयपाल सिंह राणा, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज, मांग की लोग
और इस कैप्सूल के निर्माण में ग्रुप नंबर 3 से मेरे सभी सहयोगी श्री चंदन सिंह चौहान, प्रवक्ता अर्थशास्त्र राजकीय इंटर कॉलेज कुड़ोली, श्री श्यामलाल राजकीय इंटर कॉलेज मंत्राड़ी, श्री संदीप कुमार राजकीय इंटर कॉलेज जोगल, मिसिस भारती बिजवाण प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज ओल्ड। हमारा जो टॉपिक था वो है मांग के लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें अपेक्षित सीखने के जो प्रतिफल है वो है नंबर 1, छात्र लोच के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। सेकंड है छात्र मांग की लोच को स्पष्ट करते हैं। तीसरा है छात्र मांग की लोच के व्यवहारिक उपयोगी पदों को स्पष्ट करते हैं, वह सूत्र में स्थापित करते हैं। संबोध से संबंधित अवधारणात्मक जो पूर्व ज्ञान है, इसमें छात्र मांग से परिचित हैं, मांग के नियम के बारे में जानते हैं, छात्र मांग के आवश्यक तत्वों से परिचित हैं और छात्र मांग एवं मांग के बीच, मांग एवं कीमत लोच के बीच, मांग एवं मांग के बीच स्पष्ट संबंध को स्पष्ट करते हैं। अब छात्र जो है कक्षा कक्ष में विशेषतर क्या त्रुटियां करते हैं, ये क्या हमें जो है देखने को मिलता है। नंबर 1 है छात्र मांग की कीमत लोच की अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर सकते। वो मांग के नियम के बारे में जानते हैं, मांग के बारे में जानते हैं, लेकिन मांग की लोच को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसके संभावित समाधान है हम छात्रों को उदाहरण देकर या उदाहरण के माध्यम से मांग की लोच की अवधारणा को समझाएंगे। सेकंड जो त्रुटि करते हैं, छात्र विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर कीमत के प्रभाव को स्पष्ट नहीं कर पाते कि कीमत का प्रभाव, कीमत के घटने या बढ़ने पर लोच में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए, इसके समाधान के लिए हम छात्रों को विभिन्न प्रकार की जो वस्तुओं की जो प्रकृति है उस पर चर्चा करेंगे कि वस्तु किस प्रकृति के है, उसका स्वभाव क्या है, उससे अवगत कराएंगे, इस पर चर्चा करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अब इसमें जो हमारा सुझावात्मक जो शिक्षण विधियां हैं, सबसे पहले छात्र को हम लोच के बारे में कि लोच है क्या चीज, मांग की लोच की तो बात की बात है, लेकिन हम सबसे पहले उनको लोच के बारे में अवगत कराएंगे लोच क्या है। तो सिंपल अर्थ में लोच से जो अभिप्राय है उसका जो तात्पर्य है वो किसी वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति या उसका किसी एक वस्तु का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि रबड़ एक लोचदार वस्तु है क्योंकि इसमें दबाव पड़ने पर रबड़ में अगर हम दबाव डालेंगे तो जो है उसमें वृद्धि हो जाती है और उसमें अगर हम उसके दबाव को हम कम करेंगे या छोड़ देंगे तो पुनः उस स्थिति में वापस आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि लोच दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 वस्तु की प्रकृति और उस पर पड़ने वाला जो दबाव। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पे हम थोड़ा सा दबाव डालते हैं और बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन हो जाता है या बहुत ज्यादा खींच जाती है। ऐसी वस्तु को हम लचीली वस्तु या लोचदार वस्तु कहते हैं। और इसके विपरीत कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, बहुत ज्यादा हम खींचने की प्रयास करते हैं, लेकिन उस अनुपात में वो खींच नहीं पाते। इस प्रकार की वस्तुओं को हम विलोचदार वस्तु कहते हैं। तो इसी अवधारणा से मांग की लोच की हम व्याख्या कर सकते हैं, छात्र को इसको स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि मांग की लोच की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता
मांग का नियम आपने पढ़ा, लेकिन लोच की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा मांग का नियम। मांग का नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अर्थात मांग का नियम केवल एक गुणात्मक है जो खाली हमें बताता है कि घट रहा है या बढ़ रहा है। कीमत बढ़ने पे हमारी डिमांड घट रही है, कीमत के घटने पर हमारी डिमांड बढ़ रही है। इस बात का हमें केवल नॉलेज याद कराता है, ये नहीं बताता है कि किस अनुपात में इसमें परिवर्तन होता है। तो इसके अध्ययन के लिए हमें मांग की लोच की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मांग का नियम एक परिमाणात्मक कथन है। अर्थात मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन है जो हमें दिशा के साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ हमें वस्तु में होने वाले परिवर्तन की माप को भी बताता है। अर्थात मांग की लोच से तात्पर्य है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। और इसी के आधार पे हम मांग की लोच के सूत्र को स्थापित भी कर सकते हैं। तो मांग की लोच का जो फॉर्मूला है, मांग की लोच इसको हम ईडी सिंबल से नोट करते हैं, बराबर होता है मांग में आनुपातिक परिवर्तन ऑब्लिक इसमें प्रतिशत परिवर्तन भी हम लिख सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ये सूत्र है और इस सूत्र को हम रेखा चित्र के माध्यम से भी, ग्राफ पेपर के माध्यम से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्स एक्स और वाई एक्स खींचेंगे, वो मूल बिंदु है और ये वाई, इस पे हमारी प्राइस है, कीमत है, और इधर डिमांड या मात्रा दूंगी, डिमांड लिख सकते हैं या वस्तु की मात्रा लिख सकते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में जब हमारे पास P कीमत पर हमारी जो है Q, OP कीमत पर हम जो है OQ वस्तु की मात्रा को खरीदते हैं। कीमत में परिवर्तन, कीमत में कमी होने पर, यानी कि डेल्टा P हम लिख सकते हैं। जब कीमत में कमी हो रही है तो मांग में स्वाभाविक मांग में वृद्धि होगी, तो कीमत से P से घटकर हमारा Q हो गया और डिमांड हमारी इससे बढ़कर जो है Q1 हो गई। तो ये हमारे जो X A B इसमें डेल्टा Q वृद्धि हो जाती है। अब इसका जो न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है, इसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं बच्चों, और इसमें बच्चे जो बहुत सारी गलतियां करते हैं, न्यूमेरिकल इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो सूत्र है न्यूमेरिकल, इसमें मांग में अनुपातिक परिवर्तन यहाँ लिखा है, यानी कि मांग में कितना अनुपात में परिवर्तन, डेल्टा Q। मांग में अनुपातिक परिवर्तन का मतलब है कि डेल्टा Q, और डेल्टा Q का मतलब होता है कि Q2 माइनस Q1। मांग में अनुपातिक परिवर्तन डेल्टा Q, यानी कि डेल्टा Q बराबर होता है Q2 माइनस Q1। कितना इसमें अंतर हुआ, कितना घटा है या बढ़ा है। और इसके बाद है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, जिसको हम करते हैं डेल्टा P। डेल्टा P का मतलब है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन।
जिसको हम डेल्टा पी से नोट करते हैं और इसकी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसका सूत्र है जो डेल्टा क्यू अपॉन Q1 पूरे का डेल्टा पी अपॉन P1, ये इसका जो न्यूमेरिकल बेस में जो फॉर्मूला है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि माने कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में जो है 15% की कमी होती है और 15% की कमी होने पर मांग में 1000 इकाई से बढ़कर मांग जो वृद्धि होती है 1000 से बढ़कर जो है 1200 हो जाती है, यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर -15, यानी कि कीमत में 15% की कमी हुई, 15% की कमी हुई है, जिसके फलस्वरूप हमारी जो मांग जो है वो 1000 से बढ़कर 1200 हो गई। 1000 से बढ़कर इसमें क्या हो गई 1200, हाँ 1200 हो गई। तो मांग की हमने क्या करना है, मांग की लोच की गणना करनी। तो सिंपली इसमें तो ऐसे में तो बच्चे करते नहीं कि परसेंटेज में क्या करते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक कीमत में परसेंट तुमको दे रखा है। हमें क्या करना है कि जो हमारी मांग है, मांग को हमने पहले क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सूत्र होगा डेल्टा Q बराबर Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 गुणा 100। अब हमने क्या करना है कि Q2 हमारे पास क्या है, ये हमारा Q2 है, ये द्वितीय मांग है, ये हमारी प्रारंभिक मांग। तो उसको हमने कर दिया डेल्टा Q बराबर 1200 माइनस 1000 बटे 1000 गुणा 100। तो ये हमारा हो गया 200। 1200 में से 1000 बटा 200 हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ डेल्टा Q बराबर 200 बटे 1000 और गुणा 100। तो इसको क्या कर सकते हैं, 100 इसका 10 हो गया और इसका कितना हो गया, 10 का भाग 200 में कितने बार आएगा, 20। 10 10 की 20 हो गया ना, इसका कितना हो गया, हाँ 20। ये 100 हो गया, 20 कितना हो गया, 20%। ये हमारा 20% कितना हो गया, 20%। आपने सीधे डायरेक्ट क्या करना है, इस वाले सूत्र में इसको सीधे लगा देना कि मान की रोज बराबर क्या हो गया, मान की रोज ईडी इक्वल टू कितना परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 20% हो गया। तो हमने इसको खाली 20 लिख दिया जो भी है, इसमें कितना हो गया पहले से 15%। इसकी कितना आ गया ना, मुझे लग रहा है थोड़ा इसमें कहीं गलती होगी। इसमें क्या पूछता है बच्चा कि इसकी क्या मतलब प्रकार ही बताइए। तो इसमें क्या एक से अधिक का मतलब क्या होगा कि क्या है, लोचदार इकाई जो है लोचदार सकते हैं। अब इसमें हमारे जो आकलन की जो रणनीति है वो हमने जो क्वेश्चन इसमें बनाते हैं वो है नंबर 1, दो से क्या अभिप्राय है, मांग की कीमत 2 से आप क्या समझते हो, मांग की रोज गुणात्मक कथन है या परिमाणात्मक कथन, मांग एवं मांग की कीमत, मांग एवं मांग की कीमत दोष में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसमें संदर्भ स्रोत हमारे एनसीईआरटी की पुस्तक व्यष्टि शास्त्र से पेज नंबर 30 और 31 से है और एसपीपीडी प्रकाशन डॉक्टर अनुराग की जो पुस्तक है 12 से 89। अब इसमें जो सार है, मांग की रोज का जो लास्ट में जो कंक्लूजन है, जो सार है, मांग की रोज मांग में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसे हम मांग की रोज कहते हैं। मांग की रोज एक परिमाणात्मक कथन है जो दिशा के साथ साथ उसकी मात्रा को भी बताता है, परिणाम को भी बताता है। धन्यवाद। मैं प्रताप सिंह राणा, प्रवक्ता इकोनॉमिक्स, GIC
तुरुला एक, और मेरा संबोध है एक आधिकारिक प्रतियोगिता में, एक आधिकारिक प्रतियोगिता। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आप बाजार शब्द से परिचित हैं। दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन बाजार से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने जाते हैं, तो बाजार से सभी लोग परिचित हैं। और अल्पाधिकार छात्र विभेदीकृत छात्र कीमत नीति को स्पष्ट करते हैं। ये हमारे इस कंटेंट के या इस कैप्सूल के प्रतिफल हैं, जो कि हम इसको पूरा करने के बाद छात्र इन प्रतिफलों को आसानी से पूरा कर लेंगे। इनकी जानकारी छात्रों को मिल जाएगी। हमारी इस कैप्सूल की जो विधि है वो शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि है। तो मैं सबसे पहले इसका अर्थ आप लोगों को बताता हूँ। एक आधिकारिक प्रतियोगिता एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता जीवन में या व्यवहार में एकाधिकारिक प्रतियोगिता ही पाई जाती है, और पूर्ण प्रतियोगिता केवल सैद्धांतिक रूप में हम इसे पढ़ते हैं, व्यवहार में कहीं देखने को नहीं मिलता है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के गुण विद्यमान इसमें होते हैं। तो मैं इसकी विशेषताएं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस प्रतियोगिता में विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। एक आधिकारिक प्रतियोगिता में विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। और इसकी अगली विशेषता है, इस बाजार में जो वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद, वस्तु विभेद से तात्पर्य है कि प्रत्येक फर्म जो है अलग अलग निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये भी एक प्रकार वस्तु विभेद के उदाहरण है। एक दूसरे के निकट स्थानापन्न, इसमें रंग और थोड़ा क्वालिटी और आकार में अंतर हो सकता है। तो ये भी अलग अलग 4 प्रकार के पेन हैं, इसके आकार रंग रूप में के कारण ही वस्तु विभेद होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, साबुन की, नहाने के साबुन कई प्रकार के होते हैं, तो वो भी एक प्रकार वस्तु उदाहरण है, वस्तु विभेद का उदाहरण है। अब इसका जो गुण है या विशेषता है, विक्रय लागत। विक्रय लागत इस बाजार का सबसे यूनिक फीचर है, सबसे विशेष गुण है। ये किसी अन्य बाजार में नहीं है। इस बाजार में यानी कि एक आधिकारिक प्रतियोगिता में विक्रय लागत सबसे मुख्य यूनिक फीचर इस बाजार की विशेषता है। विक्रय लागत से मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बाजार में कोई नई कार कोई कंपनी या कोई फर्म के द्वारा बनाई जाती है, तो उसको फिर लॉन्च किया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसार उसका किया जाता है। तो जो प्रचार और प्रसार विज्ञापन होता है, इसी को हम विक्रय लागत कहते हैं। यानी कि वस्तु के प्रचार प्रसार और विज्ञापन करने में जो भी व्यय होता है, उसको हम जो विक्रय लागत कहते हैं। इसका अगला गुण है जो फर्में होती है या फर्म होती है, फर्म स्वतंत्र होती है। फर्म का प्रवेश और बहिर्गमन। फर्म का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है।
आप लोगों ने देखा होगा चेतक बजाज स्कूटर, सुना होगा आप लोगों ने नाम, अब वो बाजार में नहीं है। इसके क्या कारण है? या एम्बेसडर कार, इसके यही कारण है, या तो ये दोनों बाजार में प्रतियोगिता, अन्य जो फर्म है उनसे प्रतियोगिता नहीं कर पाए, इसलिए जो ये बाजार से इनका जो है बहिर्गमन हो गया, या इन्होंने स्वतंत्र रूप से इनका उत्पादन एम्बेसडर कार और बजाज स्कूटर का उत्पादन बंद करके जो इन्होंने कोई अन्य वस्तु का उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर फर्म जो है, इस बाजार में फर्म स्वतंत्र है, प्रवेश कर सकती है और बहिर्गमन भी कर सकती है। प्रवेश का अभी देखा होगा आप लोगों ने, किया एक नई कंपनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसकी कारें अभी आई है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा हुंडई है, मारुति सुजुकी है और रिनॉल्ट है, और भी बहुत सारी गाड़ियां कंपनियों की गाड़ियां हैं। तो इस नई कंपनी ने अभी जो है बाजार में प्रवेश किया है। तो यहाँ पर फर्म स्वतंत्र है, किसी वस्तु का उत्पादन कर सकती है, उत्पादन करने के लिए उद्योगों में प्रवेश कर सकती है, और यदि बहिर्गमन करना चाहे, उत्पादन करना चाहे तो बहिर्गमन भी कर सकती है। इस बाजार की अगली विशेषता है फर्म की कीमत नीति। जैसे आप लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो है फर्म कीमत स्वीकार करती होती है, कीमत प्राप्त करता होती है, और एकाधिकार में फर्म जो है कीमत निर्धारक होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें फर्म की अपनी अलग से नीति होती है। आप लोग एंड्रॉयड फोन बहुत सारे लोग चलाते होंगे, एप्पल नाम सुना हो, एप्पल के बहुत सारे मोबाइल फोन हैं, तो आपको पता है कि एप्पल के फोन इतने महंगे क्यों हैं। बाकी और बहुत सारे कंपनियां, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ठीक है ना, ओप्पो की अपनी कीमत नीति है, ओप्पो के पास अपने विशेष फीचर है, ठीक है सर, उनके अपने सॉफ्टवेयर हैं, और वो एप्पल को ये पता है कि बाजार में जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है, बाजार में अन्य फर्मों के पास नहीं है, इसलिए हम अपने मोबाइल फोन को ऊंची कीमत पर बेचेंगे। तो ये, और जो अन्य कंपनियां, इनके फीचर आप लोग देखते होंगे लगभग मिलते जुलते हैं, समान फीचर है। एप्पल के फोन सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं, सुरक्षित है, डेटा उनसे आसानी से कोई हैक नहीं कर सकता है। आपका मोबाइल खो गया तो उसके बावजूद भी कोई डेटा वहां से नहीं निकाल सकता, हैक नहीं कर सकता है, इसलिए उनके अपने सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए एप्पल के फोन इतने महंगे बिकते हैं। उन्होंने अपने फोन की कीमत इसलिए थोड़ा ऊंची रखी है। बाकी देखते हैं मोबाइल फोनों अन्य कंपनियों के आपस में क्या प्रतियोगिता है, तो एक दूसरे की जो उत्पाद हैं तो इनकी लगभग समान कीमत है। इसी में फर्म की कीमत नीति में आप लोग जब कार खरीदते हैं, आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारी कंपनियां आपको फ्री रजिस्ट्रेशन देती है और फ्री इंश्योरेंस, तो ये भी एक प्रकार से फर्म की कीमत नीति है। अगला है गैर कीमत प्रतियोगिता, इसकी विशेषता गैर कीमत प्रतियोगिता से तात्पर्य है, जैसे कि बहुत सारे कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए एक खरीदने पर दूसरा प्रोडक्ट जो निःशुल्क देती है, या मरम्मत टूट फूट की गारंटी देती है, होम डिलीवरी देती है, या आपको छूट देती है। जैसे आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदते तो उसमें 30%, 40%, 50% का डिस्काउंट भी मिलता है, छूट मिलती है। और उस पेमेंट को अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड से करते हैं, जैसे ICICI, HDFC, बहुत सारी कंपनियां छूट देती है क्रेडिट कार्ड से। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 10% या 5% और छूट दी जाएगी।
तो ये भी फर्म की अपनी कीमत नीति है। किसी वस्तु विशेष के बारे में अपनी एक काल्पनिक धारणा बना लेता कि यही वस्तु क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। जैसे कि आप लोगों ने देखो सीमेंट का एक ऐड आता है, उसमें जो बुल होता है और वो दीवार पे जो है टकराता है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हाँ ये सीमेंट जो है सबसे मजबूत हो सकता है। तो एक धारणा, उसकी काल्पनिक धारणा सीमेंट के प्रति बन गई है। तो ये इस प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं। प्रतियोगी बाजार का मांग वक्र है, इसमें जो मांग रेखा होती है या मांग की लोच होती है अनंत होती है। ये एकाधिकार बाजार का मांग वक्र है, इसमें जो मांग की लोच होती है इकाई के बराबर होती है, इकाई से कम होती है। और एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में मांग वक्र जो इकाई से अधिक लोचदार होता है। अब इस कैप्सूल के समाप्ति के बाद हम बच्चों का जब मूल्यांकन करेंगे या बच्चों का आकलन करेंगे कि बच्चे कितने सीख पाए, उसके लिए हम कुछ प्रश्न बनाए। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताएं, दो मुख्य विशेषताएं बताइए। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और अपने निकटतम बाजार की तुलना करते हुए दो समानताएं बताइए। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में चित्र द्वारा AR तथा MR को स्पष्ट कीजिए। गैर कीमत प्रतियोगिता के उदाहरण दीजिए। विभेदीकृत उत्पादन किसे कहते हैं। इसी के साथ मेरा कैप्सूल समाप्त होता है। धन्यवाद। इस सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण माध्यमिक शिक्षा प्रवक्ता अर्थशास्त्र के प्रोजेक्ट करते हुए मैं विकेश सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज दौणी, और इस प्रोजेक्ट कार्य को बनाने में या तैयार करने में मेरे समूह के शिक्षक साथी किशोरीलाल डबराल जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र रायका डुंडा, दिनेश सिंह जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र रायका साल्ट, शरतलाल शाह जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र रायका बलडोगी, के प्रसाद जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र रायका भटवाड़ी। प्रोजेक्ट कार्य हमें 22 दिसंबर 2019 को दिया गया था। निर्देशन श्री अरविंद रावत जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र जो हमारे KRP है, श्री राजीव रावत जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र MT साहब। विशेष आभार देना चाहूँगा डॉक्टर सुबोध बिष्ट जी, वरिष्ठ प्रवक्ता एवं कार्यक्रम अधिकारी सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण डाइट बटकोट उत्तरकाशी, एवं श्री उमेश ध्यानी जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र डाइट बटकोट। इस सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण माध्यमिक प्रवक्ता अर्थशास्त्र में प्रोजेक्ट कार्य का जो विषय हमने लिया था वो निर्धनता की समस्या का अध्ययन विकासखंड मोरी उत्तरकाशी के परिप्रेक्ष्य में। इस विषय को, इस प्रोजेक्ट कार्य को संपादित करने के लिए हमने चर्चा की है, जिसमें निर्धनता क्या है, विकासखंड मोरी में निर्धनता के प्रकार एवं स्थिति क्या है, विकासखंड मोरी में निर्धनता के क्या कारण है, यहाँ पर निर्धनता दूर करने के क्या उपाय या सुझाव दिए जा सकते हैं, और निष्कर्ष, और इसमें सहायक सामग्री, संदर्भ स्रोत और प्रस्तुतकर्ताओं का प्रमाण। तो जो प्रस्तुतकर्ता है वो इस प्रकार है। प्रमाणित किया जाता है कि यह परियोजना कार्य प्रशिक्षण आवश्यकता पूर्ति अंश हेतु सेवारत प्रशिक्षण प्रवक्ता अर्थशास्त्र के दल संख्या 5 का मौलिक कार्य है। ये कहीं से हमने कॉपी नहीं किया। निर्धनता क्या है, इस विषय पर सबसे पहले चर्चा की गई। इस विषय के बारे में जाना गया। निर्धनता का संबंध वंचना से है, अर्थात समाज, वर्ग विशेष, परिवार अथवा व्यक्ति जब अपने जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान के लिए आवश्यक साधनों से वंचित रहे तो वह समाज, वर्ग, परिवार अथवा व्यक्ति क्या है, निर्धन है, और उनकी ये समस्या निर्धनता की समस्या है या गरीबी की समस्या है। निर्धनता दो तरह से हम इसको माप सकते हैं, एक निरपेक्ष रूप से और दूसरा सापेक्ष रूप से। इस आधार पर निर्धनता के भी दो रूप है, निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता का मतलब है समाज या अर्थव्यवस्था में ऐसे लोगों की संख्या जो अपनी मूलभूत या अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। अगर उनकी संख्या को हम माप लें तो वो निर्धन है।
अर्थात किस तरह से निर्धन है? निरपेक्ष रूप से निर्धन है। सापेक्ष निर्धनता आय असमानता से संबंधित है, अर्थात एक समाज, एक वर्ग, एक परिवार या एक व्यक्ति दूसरे से आय के आधार पर कितना निर्धन है, कितना पिछड़ा हुआ है। अब विकासखंड मोरी में निर्धनता के क्या प्रकार है, किस तरह की निर्धनता वहां पर है और उसकी क्या स्थिति है, कितने लोग निर्धन है, कितने प्रतिशत लोग निर्धन है, सापेक्ष रूप से कितने लोग निर्धन है, निरपेक्ष रूप से कितने लोग निर्धन है। तो सबसे पहले हमने विकासखंड मोरी उत्तरकाशी जनपद का सुदूरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र जो मूलभूत आधारिक संरचना से वंचित है, यहाँ की जनांकीय संरचना को जाना। जनांकीय संरचना के बारे में हमने आंकड़े एकत्रित किए। हमने पाया कि विकासखंड मोरी में कुल 40,491 जनसंख्या थी जनगणना 2011 के अनुरूप, जिसमें से 20,840 पुरुष और 19,651 महिलाएं। ये जनगणना 2011 के तहत आंकलित की गई जनसंख्या है। विकासखंड मोरी में निर्धनता की स्थिति काफी जटिल है। यहाँ पर निरपेक्ष गरीबी अधिक व्याप्त है। यहाँ की अत्यधिक जनसंख्या की जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। यहाँ के परिवारों की निर्धनता को भी हमने जो है कुछ आंकड़ों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए। प्राथमिक सर्वेक्षण से परिवारों की संख्या हमने पूर्व की भांति जनगणना 2011 से ही परिवारों के आंकड़े लिए और फिर कुछ प्राथमिक सर्वेक्षण के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए गए जिसको तालिकाबद्ध किया गया। यहाँ पर कुल परिवारों की संख्या 7,473, जिसमें से 3,363 एपीएल परिवार, 2,989 बीपीएल परिवार और 1,121 अंत्योदय श्रेणी के परिवार हैं। अर्थात इस तरह से कहा जा सकता है कि इस तालिका का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि यहाँ की कुल 7,473 परिवारों में से 45% परिवार गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं, किंतु निरपेक्ष रूप से ये परिवार अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। कहने का मतलब है कि है तो एपीएल श्रेणी में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले, लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले सभी परिवार समृद्ध नहीं है। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है या उन मूलभूत आवश्यकताओं से अभी भी वंचित है। सापेक्ष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो अंत्योदय श्रेणी के परिवार है और यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अंत्योदय श्रेणी के परिवार है, 55% परिवार है जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अत्यधिक दयनीय है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सापेक्ष गरीबी की तुलना में निरपेक्ष गरीबी की स्थिति यहाँ पर अत्यधिक जटिल है। अब ये जो विकास खंड है क्यों इतना पिछड़ा हुआ, क्यों यहाँ के लोग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, उसके कुछ कारण हमने फाइंड आउट किए। पहला कारण उसको बांटा हमने आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण। ये इस तरह के बहुत सारे कारण थे। तो आर्थिक कारणों में पहला है कृषि एवं पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है और कृषि में निम्न उत्पादकता की समस्या है। आज भी परंपरागत ढंग से जो है कृषि कार्य यहाँ पर किया जाता है, जिसके कारण उत्पादकता कम है, लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन कम है, जिससे कि इस विकासखंड के लोग अभी भी पिछड़ी हुई स्थिति में। उद्योगीकरण का अभाव पाया गया है, विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योगों का कम विकास हो पाया है, जबकि ये क्षेत्र कृषि और पशुपालन यहाँ का प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहाँ पर व्यवसाय कार्य जीवन यापन करते हैं। तो विशेषकर यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योगों का कम विकास हो पाया है, जिसके कारण जो है यहाँ के लोग यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिससे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इस विकास खंड में ये देखा गया है कि आश्रित जनसंख्या यहाँ पर अधिक है। अगर ये देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। परिवार में ऐसे आश्रित लोग ज्यादा है काम करने वाले लोगों की तुलना में, कार्यशील लोगों की तुलना में। यहाँ पर यह देखा गया है कि एक परिवार की जो दैनिक कार्य है या वार्षिक कार्य है उनको संपादित करने के लिए 2 या 3 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन परिवार संयुक्त प्रणाली में 15-15 लोग रह रहे हैं, तो बाकी लोग वहां पर अदृश्य रूप से बेरोजगार हैं। तो इस कारण भी इस क्षेत्र के लोग आज भी जो है पिछड़ी हुई स्थिति में है। अधोसंरचना का कम विकास हो पाया है। यहाँ पर आज हम देखते हैं संचार के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
सड़कें नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि सड़कों से नहीं जुड़े हुए, कि इस क्षेत्र के लोग, इस विकासखंड के लोग आज भी परंपरागत रूढ़िवादिता में जी रहे हैं। यहाँ पर जातिवाद, संप्रदायवाद की भावना अधिक प्रचलित है, यहाँ पर ऊंच नीच की भावना प्रचलित है, जिसके कारण ये क्षेत्र निरंतर पिछड़ते जा रहा है। भाग्यवादिता दृष्टिकोण है, इस क्षेत्र के लोगों के मन में रहता है कि कब हमारा भाग्य उदय होगा, जिससे हम क्या कर सके, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। परिश्रम को ज्यादा महत्व नहीं देते, इसलिए आवश्यकता यह है कि परिश्रम को महत्व दें। शिक्षा का न्यून स्तर है, यह कहें कि साक्षरता का न्यून स्तर है 2011 की जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो 53.75% लोग ही यहाँ पर साक्षर है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता की स्थिति और भी कमजोर है। फिर राजनीतिक कारण भी है, बहुत सारे राजनीतिक कारण है जिसके कारण विकासखंड मोरी आज भी जो है गरीबी की समस्या से जूझ रहा है, या फिर पिछड़ी हुई स्थिति में अपनी आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ या वंचित है। राजनीतिक कारण में गरीबी निवारण कार्यक्रम का सही क्रियान्वयन ना होना, आज भी जो है यहाँ के लोगों की पहुंच उन सरकारी योजनाओं तक नहीं है जो सरकार के द्वारा आवश्यकताओं से वंचित लोगों के लिए लागू की गई है। वो लोग आज भी इन सरकारी कार्यक्रमों और इन सरकारी योजनाओं से आज भी जो है फैमिलियर नहीं है, उनके अंदर जन चेतना का अभाव है। सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय भेदभाव की समस्या है। जो नीति देहरादून के लिए बनती है उस नीति को लागू कर देते विकासखंड मोरी में, तो वहां की भौगोलिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, सामाजिक परिवेश के आधार पर वो ठीक नहीं है। दोषपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रणाली है, तो दोषपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रणाली जिस तरह से हमारे भारत देश में भी देखने को मिलती है, हमारे उत्तराखंड राज्य में है या देश के अन्य राज्यों में है, उसी तरह से ये विकासखंड भी दोषपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रणाली से प्रभावित है, जिसके कारण यहाँ के लोग आज भी वंचित है। जैसे दोषपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रणाली में भाई भतीजावाद या फिर भ्रष्टाचार, ये सब चीजें तो यहाँ पर भी है, ऑब्वियसली बात है। फिर है भौगोलिक कारण में, भौगोलिक विषम भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ पे। जिस तरह से उत्तरकाशी जनपद पहाड़ी क्षेत्र में है, ये भी और पहाड़ी क्षेत्र में और सीमावर्ती और सुदूरवर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि क्षेत्र का कम होना भी एक यहाँ के लोगों की निर्धनता का कारण है। यहाँ पर अधिकतर क्षेत्र फॉरेस्ट लैंड है या फिर फॉरेस्ट के कब्जे में है। यहाँ पर गोविंद वन जीव विहार या गोविंद नेशनल पार्क जैसे पार्क भी बनाए गए हैं, जिसके कारण लोगों के जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले निःशुल्क उपहार है, भूमि, पेड़, फल, फूल, उनसे वो आज भी वंचित है, जिसके कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने से वंचित है। इस क्षेत्र में देखा गया है कि प्राय प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। अभी पिछले वर्ष में ही, इस वर्ष में बरसात के मौसम में काफी त्रासदी हुई है, तो उसके कारण भी यहाँ के जो किसान है या फिर बागवान है, उनको काफी जनधन की हानि भी हुई है, जिसके कारण ये क्षेत्र अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। अब निर्धनता दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? इस तरह की जो निर्धनता की समस्या इस विकासखंड में है, उनको दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो हमारे जो दल है, हमने इसके लिए विकासखंड मोरी में निर्धनता की समस्या को दूर करने के लिए सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के साथ साथ कुछ उपायों को सुझाया जा सकता है। उसमें से पहला है कि इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, संचार साधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थाओं इत्यादि का विकास करना होगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन चेतना का संचार करना होगा और कला कौशल युक्त शिक्षा को व्यवहारिक रूप से लागू करना होगा। व्यापक स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा, जिससे रोजगार का सृजन हो सके। बैंकिंग संस्थाओं का विकास करना होगा, जिससे ग्रामीण एवं कृषि वित्त की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था दी जाए, जिससे आश्रित जनसंख्या कम हो सके। एक कारण था कि यहाँ पर आश्रित जनसंख्या ज्यादा है, उस जनसंख्या को कौशलपूर्ण जनसंख्या बनाने के लिए, ताकि वो आश्रित न रहे, उनको आसानी से कहीं पर भी रोजगार मिल जाए, उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। दोषपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रणाली को ठीक करना होगा। उचित सरकारी कार्यक्रमों और सरकारी नीतियों की उचित मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लानी होगी और राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक सुधार करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए उचित कदम उठाने होंगे और निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है इस विवेचन से, इस प्रोजेक्ट कार्य से निकली हुई जो
फाइंडिंग्स है, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोड़ी विकास खंड में गरीबी की समस्या अत्यधिक जटिल है। इस विकास खंड में गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार व्यापक स्तर पर किए जाने होंगे। और इस प्रोजेक्ट कार्य को जैसे पूर्व में बताया, प्रशिक्षण की आवश्यकता पूर्ति हेतु ही बनाया गया है। इसमें जो सहायक सामग्री है, पेपर और पेन और संदर्भ स्रोत, वे पाठ्य पुस्तकें जिनका हमने आज तक अध्ययन किया है, और प्राथमिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े भी हैं, और गूगल नेट से हमने सेंसस से संबंधित आंकड़े लिए हैं। और इसका जो प्रमाण पत्र है उसे मैं पुनः एक बार पढ़ना चाहूँ। प्रमाणित किया जाता है कि यह परियोजना कार्य प्रशिक्षण आवश्यकता की पूर्ति अंश मांगकर सेमिनार में इस ग्रुप के जो सदस्य हैं, श्रीमती भारती विद्वान, श्री विजयपाल सिंह राणा, श्री चंदन सिंह चौहान, श्री श्यामलाल जी, श्री संदीप मेहर जी, विशेष सहयोग डॉक्टर सुबोध सर का, श्री अरविंद राव जी, श्री राजीव राव जी। हमारा जो आज का सेमिनार का विषय है मांग एवं मांग का अर्थ। तो सबसे पहले हम मांग के बारे में जानेंगे कि मांग का अर्थ क्या होता है। प्रायः देखा जाता है कि मांग इच्छा और आवश्यकता को एक ही पर्यायवाची मान लिया जाता है, कोई बोलते हैं, लेकिन हर शास्त्रीय भाषा में इन तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। सबसे पहले बात करते हैं इच्छा की। इच्छाएं अनंत होती है, जिसे हम अपनी सीमित आवश्यकताओं से पूरा नहीं कर सकते। उसकी बात आती है आवश्यकताओं की। आवश्यकताओं से अभिप्राय होता है जिन्हें हम सीमित साधनों से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम इन सभी को पूरा नहीं कर पाते। अंत जो शब्द हमारे पास वो है मांग। मांग शब्द सबसे संकुचित है। मांग शब्द से अभिप्राय होता है कि एक विशेष समय पर एक विशेष कीमत, निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता द्वारा जितनी वस्तुओं का क्रय किया जाता है उसे क्या। 5 तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर एक की इच्छा, अर्थात यदि हमें मांग शब्द पे जाना है, मांग को पूरा करना है, तो सबसे पहले क्या पूरा होना चाहिए? इच्छा। किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा होनी चाहिए, उपभोग करने की इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है साधन। साधन अर्थात मुद्रा। हम इच्छा है हमारे पास, पर हम उसके पास उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, तब भी मांग पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो आता है तत्परता। साधन के साथ उसे खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए, तभी कोई वस्तु मांग के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो 2 बिंदु है, निश्चित समय और निश्चित कीमत को जोड़ के मांग शब्द पूरा बन जाता है। तो इस प्रकार मांग शब्द से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जो एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, उसे क्या कहते हैं? मांग। अब आते हैं हम मांग के प्रकार। प्राय मांग के प्रकारों को हम 4 द्वारा भी समझ सकते हैं। मांग के प्रकार नंबर 1 कीमत मांग, नंबर 2 आय मांग, नंबर 3 आड़ी मांग। कीमत मांग से अभिप्राय होता है जब अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता द्वारा दी हुई कीमत पर जितनी वस्तुओं का क्रय किया जाता है। अन्य बातें समान रहने पर, इसको मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। प्राइस बोलता है अन्य बातें समान रहने पर। और अन्य बातें कौन सी होती है? वो अन्य बातें होती है उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिससे मैं वो वस्तु को खरीद रहा होगा उसमें इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी कीमत मांग लागू हो सकती है। तो कीमत मांग से अभिप्राय होता है कि कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घटती है और कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ती है। यह सबसे पहला जो पॉइंट है कीमत मांग। उसके बाद है आय मांग। आय मांग वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। आय मांग से अभिप्राय क्या होता है? एक उपभोक्ता द्वारा आय के विभिन्न स्तरों पर जितनी वस्तु का उपभोग या जितनी वस्तु की मांग की जाती है उसे क्या कहते हैं? आय मांग। आय मांग को एंजिल वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजिल वक्र भी कहते हैं। आय मांग वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तु हमारे पास ये आय मांग को दिखा रखा है, एक सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु। हमारे पास 2 प्रकार की वस्तु होती है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु। सामान्य वस्तु से अभिप्राय है आय मांग जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है सामान्य वस्तु के लिए मांग भी बढ़ती जाती है। अर्थात सामान्य वस्तु और उपभोक्ता की आय में क्या होता है? सीधा संबंध होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है।
दूसरा है घटिया वस्तु, सामान्य वस्तु। इसके बाद है घटिया वस्तु। घटिया वस्तु से अभिप्राय है जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है और आय का पर्याप्त न होने के कारण उन वस्तुओं का क्या करता है, उपभोग करता है। जैसे कि मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, वनस्पति घी आदि आदि किसमें आते हैं, घटिया वस्तु में आते हैं। तो घटिया वस्तु के लिए क्या होता है, आय मांग वक्र ऋणात्मक होता है। जैसे जैसे वस्तु की उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है ऐसे उसकी मांग कम होती जाती है और श्रेष्ठ वस्तुओं की तरफ जाने की प्रवृत्ति रखता है। नेक्स्ट हमारे पास आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी या तिरछी मांग से अभिप्राय होता है जब किसी वस्तु की कीमत के सापेक्ष उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु, मतलब उस वस्तु के बदले प्रयोग की जाती है वस्तु, उसकी कीमत में मांग में जो परिवर्तन आता है। तो आड़ी मांग संबंधित वस्तु संबंधित हुई। संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती दिखा रखे हमने। नंबर 1 स्थानापन्न वस्तु, नंबर 2 पूरक वस्तु। तो स्थानापन्न वस्तु या वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी। ऐसी स्थिति में स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु स्थानापन्न वस्तु की मांग में क्या हो जाती है, परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट है पूरक वस्तु। पूरक वस्तुएं वो वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। जिनका प्रयोग किया जाता है एक साथ किया जाता है। ऐसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की कीमत में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी लास्ट मांग के अन्य प्रकार ये आती है संयुक्त मांग। संयुक्त मांग और व्युत्पन्न मांग और क्या है, सामूहिक मांग। तो संयुक्त मांग क्या होती है, जिनकी मांग क्या की जाती है, साथ साथ की जाती है। व्युत्पन्न मांग जब हम एक कार्य करते हैं और उसके साथ दूसरी अन्य वस्तु की मांग स्वतः ही बढ़ जाती है। जैसे हम कपड़े का उत्पादन करेंगे तो कपड़े में प्रयुक्त होने वाले अन्य साधनों की मांग स्वतः ही बढ़ जाएगी। सामूहिक मांग ऐसी मांग है जब एक ही वस्तु की मांग अन्य जगह वैकल्पिक जगह भी प्रयोग की जाती है कोई वस्तु, तो उसे क्या कहते हैं, सामूहिक मांग। दूध हमारे पास सामूहिक मांग का उदाहरण है, कोयला, बिजली आदि क्या सामूहिक मांग के उदाहरण है। इसे हम मांग वक्र को हम जो चार्ट द्वारा भी समझ सकते हैं। सबसे पहले कीमत मांग। तो कीमत मांग से सीधा संबंध होता है, कीमत जब बढ़ती है तो मांग घटती है और कीमत जब घटती है तो मांग बढ़ती है। इसे हमने दिखा रखा है, कीमत दिखा रखी, सबसे में क्या दिखा रखा है, मांग दिखा रखी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, आय मांग। आय मांग पहले बोला तो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तुएं दो प्रकार की होती है। सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के लिए आय मांग धनात्मक ढाल वाला था, अतः बाएं से दाएं ऊपर चढ़ते हुए होता है। जैसे जैसा आय का स्तर बढ़ता जाएगा ऐसे मांग का स्तर भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है घटिया वस्तु। घटिया वस्तु के लिए आय मांग को ऋणात्मक ढाल वाला होता है। जैसे जैसे हमारा आय का स्तर बढ़ता जाता है ऐसे हमारे पास क्या है, मांग संकुचित होती जाएगी और श्रेष्ठ वस्तु की तरफ जाना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है कि हमारे पास पहले आय स्तर कितना था, 20 था, उस समय मांग कितनी थी, 30। जैसे हमारे आय 30 हुई ऐसे हम कितने होगा, इकाइयों का उपभोग करते हैं, 15 इकाइयों का उपभोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है। स्थानापन्न वस्तु में क्या होता है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और दूसरे वस्तु की मांग में स्वतः ही क्या हो जाता है, परिवर्तन। यहाँ दिखा रहा है चाय और कॉफी। चाय की कीमत पहले कितनी, 10 रुपए थी। उस समय चाय की कॉफी को उपभोक्ता कितने थे, 10 उपभोक्ता थे, जो 10 लोग उपभोग करते हैं। लेकिन चाय की कीमत में परिवर्तन, चाय की कीमत में वृद्धि होने से 15 हो जाती है तो कॉफी की मांग स्वतः ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वस्तु, इस तरह पूरक वस्तु। पूरक वस्तु होती कार और पेट्रोल, बैट और कोयला। जब कार, जैसे कारों की कीमत पहले 5 लाख रुपए थी, उस समय पेट्रोल की मांग कितनी थी, 5 लीटर 20 लीटर की। लेकिन जब कारों की कीमत में वृद्धि हो जाती है, कारों की कीमत कितनी हो जाती है, 8 लाख रुपए हो जाती है, सौदे के कारों की मांग में क्या हो जाएगा, बिक्री कम हो जाएगी। तो हमारे पेट्रोल की जो मांग है सौदे कम होके क्या हो जाएगी, 20 लीटर से कितनी हो जाएगी, 10 लीटर पे हो जाएगी। नाम पढ़ लीजिए सर, कौन कौन के पास अध्यक्ष प्रेसिडेंट। इस प्रोजेक्ट सेमिनार में मैनेजर श्रीमती भारती विद्वान, अध्यक्ष श्री विजयपाल रावत, स्पीकर श्री चंदन सिंह चौहान और पार्टिसिपेंट ऑल ग्रुप। धन्यवाद सभी लोगों का। अभी एक कोई बचा हुआ है, उनका फीडबैक नहीं हुआ अभी, तो फीडबैक कर ले। मैं पोस्ट टेस्ट का लिंक भेज रहा हूँ, उसके बाद आप पोस्ट टेस्ट कर लेंगे। ठीक है सर, अपना बैठ के आराम से पोस्ट टेस्ट भी कर लेंगे। जिस व्यक्ति का फीडबैक बचा हुआ फीडबैक डाल देंगे। मेरे पास नाम भेजेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, किसका बचा हुआ फीडबैक, आप लोग फीडबैक भर दीजिएगा। एक सेमिनार के छोटे से टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है साख नियंत्रण। इस टॉपिक को तैयार करने में हमारे ग्रुप के सदस्य
श्री योगेश कुमार रायका मानाधार, चंद्रलाल शाह रायका रानीगीट, श्री परवीर सिंह पवार रायका गंगोरी और श्री दीवान सिंह नेगी रायका कंडारी, हम सभी ने मिलकर एक छोटा सा सेमिनार तैयार किया है। तो समझाने की कोशिश करेंगे, ये टॉपिक हम उन्हीं से तैयार करवाएंगे कैसे हम साख को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मन में ये बात आती है कि साख क्या चीज़ है और इसको कंट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ी और इसको कंट्रोल करेगा कौन। तो साख, जैसे कि इसका शब्द है क्रेडिट यानी कि विश्वास, यहाँ पर साख का एक सीधा सा अर्थ है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनता को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा, उसे हम साख कहते हैं। बैंक जब जनता को ऋण देता है तो उससे अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कीमतें ज्यादा हो जाती है। तो कारण क्या है? अर्थव्यवस्था किसी भी देश की एक बहुत बड़ी रीढ़ होती है जिसके द्वारा उसका पूरा देश कंट्रोल होता है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ही खराब है तो फिर उसके लिए बहुत कम संभावनाएं हैं विकास करने की। तो उसका विकास उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करेगा, जिसमें उत्पादन का कम होना, ज़्यादा होना, मांग का कम होना, ज़्यादा होना, ये बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो मांग और पूर्ति के बीच में एक संतुलन बना रहे, उसके लिए भूमिका होती है मुद्रा की मात्रा की। मुद्रा की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है अर्थव्यवस्था में तो कीमतें बढ़ जाती हैं, अगर यदि कम हो जाती है तो मंदी का दौर आ जाता है, यानी वस्तुएं बिना बिकी बाजार में रह जाती हैं। इसके मुख्य जो कारण थे, क्या कारण थे कि हमें इसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी? इसमें कीमतों में स्थिरता, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना और आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन, रोजगार आदि के साधनों में वृद्धि करना, ये इसके मुख्य कारण थे साख नियंत्रण को करने के लिए। इसके लिए दो नीतियां हैं। केंद्रीय बैंक दो तरीके से साख को नियंत्रित कर सकता है। नंबर एक मात्रात्मक रीति और दूसरी गुणात्मक अथवा चयनात्मक रीति। मात्रात्मक रीति का मतलब है कि केंद्रीय बैंक मुद्रा की जो वास्तविक मात्रा है उसको अर्थव्यवस्था में नियंत्रित करता है। इसके लिए वो 4 कदम उठाता है केंद्रीय बैंक। सबसे पहले बैंक दर। बैंक दर क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वो जो ब्याज की दर, जिस ब्याज की दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, उसे बैंक दर कहा जाता है। इसमें कहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ब्याज की दर क्या है। तो ब्याज की दर वो दर है जिस पर व्यापारिक बैंक जनता को ऋण देता है और बैंक दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देते हैं। फिर खुले बाजार की क्रियाएं हैं। नंबर 2, केंद्रीय बैंक कदम उठाता है कि किस प्रकार साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाए। इसमें खुले बाजार की क्रियाएं। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक अपनी प्रतिभूतियों को विदेशी बाजार में बेचता है। प्रतिभूतियों को जब वो बेचता है तो जो पैसा है वो बैंकों के पास चला जाता है। उसी पैसे से बैंक जनता को ऋण उधार देता है। जब वो प्रतिभूतियों को खरीदता है तो पैसा वापस बैंकों के पास चला जाता है, जिससे साख का संकुचन होता है। फिर तीसरा है नकद कोष अनुपात। इसके द्वारा केंद्रीय बैंक, नकद कोष अनुपात क्या है? नकद कोष अनुपात है प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल साख मुद्रा का कुछ ना कुछ मात्रा में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। वो कितनी मात्रा होगी इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक करेगा, जो कि नकद कोष अनुपात के द्वारा होता है। चौथा है सांविधिक तरलता अनुपात, यानी टोटल जो मुद्रा व्यापारिक बैंकों के पास होती है उसका कुछ प्रतिशत उसे बैंक को नगद अपने पास हमेशा रखना पड़ता है, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक इन 4 उपायों के द्वारा मात्रात्मक को नियंत्रित करता है। इसके अलावा गुणात्मक नियंत्रण है, जिसके अंतर्गत साख की राशनिंग की जाती है। साख की राशनिंग का मतलब है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि साख राशनिंग यानी जो राशन है वो हर किसी को नहीं मिलता है, कुछ सिलेक्टेड व्यक्तियों को राशन मिलता है जो गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। इसी प्रकार केंद्रीय बैंक ये राशनिंग करता है कि किस व्यक्तियों को हमें ऋण देना है, किस को ऋण नहीं देना है, और ऋण कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना है, इस सब का निर्धारण साख की राशनिंग के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा उपभोक्ता साख नियामक, यानी उपभोक्ता जो बैंकों से वस्तुएं खरीदते हैं उन वस्तुओं पर जो ब्याज की दर होती है उसका निर्धारण होता है। फिर है ऋण की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, यानी कि ऋण लेने के लिए जो जमानत देनी पड़ती है
और उसके बदले में जो ऋण बैंक देता है उन दोनों के बीच के अंतर को ऋण की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यानी यदि कोई बैंक से 5 लाख रुपए का ऋण लेना चाहता है तो बैंक यदि उसे कहे कि भाई 6 लाख रुपए आप हमें दो तब हम आपको 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, यानी 6 लाख रुपए की गारंटी के आधार पर 5 लाख रुपए का ऋण मिला, ये ऋण की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन से संबंधित है। फिर है प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन, जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जो दिशा निर्देश करता है कि उन्हें कितनी ब्याज की दर रखनी है, कितना ऋण देना है, यदि वो इस पर काम नहीं करते हैं तो केंद्रीय बैंक डायरेक्ट एक्शन के द्वारा भी साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर है प्रत्यक्ष कार्रवाई नैतिक दबाव। नैतिक दबाव केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के साथ मीटिंग करके उन्हें राष्ट्र हित में कार्य करवाने के लिए नैतिक प्रभाव डालता है। फिर है साख का प्रचार एवं प्रसार करना, यानी जो भी नीतियां केंद्रीय बैंक अपनाता है उनको टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मैगजीनों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार साख को नियंत्रित किया जाता है। ये एक सेमिनार है जिसके द्वारा हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे। क्लास में इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, हम बच्चों को अलग अलग ग्रुपों में बांट देंगे। जिस हिसाब से क्लास होगी 10-10, 12 बच्चों को ग्रुप में बनाया जाएगा। फिर उनको सबसे पहले साख के बारे में समझाया जाएगा कि साख क्या चीज़ है। फिर हम उनको बताएंगे कि इसका मटेरियल कैसे मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है। हम पूरी रूपरेखा उनके लिए तैयार करेंगे और बच्चों को काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। थैंक यू।